हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट मंत्रा। अ, हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड और आज ये तीसरी चैप्टर है, तीसरी क्लास है आपको रिसर्च में। और इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है रिसर्च के डिफिनेशंस को और रिसर्च के टाइप्स को, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को और फिलॉसफी ऑफ रिसर्च को। ये चार टॉपिक हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स की। ठीक है, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 2 तीन दिन तक जो क्लास नहीं आए, थोड़े से तबीयत खराब थे मेरे, और उम्मीद करते हैं कि आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स के ऊपर। हम लोग बात करते हैं रिसर्च में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी कि जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उस हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ही मेजर कर रहे थे, मैनिपुलेट करने की बात कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं क्या है वेरिएबल्स। बोला कि वेरिएबल्स आर द थिंग्स यू मेजर, मैनिपुलेट, कंट्रोल इन योर रिसर्च। कि वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं आपके रिसर्च के अंदर जिसे आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हेर फेर करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, हम लोग मापते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसे हम लोगों ने उस दिन एग्जांपल लिया था कि चाय में जितनी अधिक चीनी होगी, चाय में जितनी अधिक चीनी होगी उतनी ही चाय क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि चीनी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, चाय का जो मीठापन है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चीनी की मात्रा जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे वैसे ही मीठापन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे चीनी और ये जो मीठापन है ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी मात्रा को कम या ज्यादा कर रहे हैं, इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है वेरिएबल्स रिसर्च के अंदर। तो वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च में मापते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ठीक है, स्वतंत्र चर की और आश्रित चर की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Dependent variables relies on and can be changed by the manipulation on independent variables। मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्या करता है, किस पे निर्भर करता है, रिलाई करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसकी मात्रा में, उसके डोजेज में चेंजेस लाते हैं, उसका प्रभाव हमें कहाँ दिखता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर दिखता है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, घर में मान लेते हैं कि दो लोग हैं, ये पिताजी हैं और ये इनका एक बेटा है। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि पिता की इनकम जैसे जैसे बढ़ते चली जा रही है, बेटे की जो मंथली या फिर जो पॉकेट मनी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा महीना जिसमें पिताजी की पेमेंट क्या हुई, मिली ही नहीं, तो उस महीने बेटे की जो है पॉकेट मनी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। बोलेंगे पिताजी कि इस महीने थोड़ा दिक्कत है, ऐसे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो इनका बेटा है, ठीक है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है अपने पिताजी पे, और पिताजी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्लियर है? तो यहां पे इन दोनों लोग में ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना व्यवहार दिखाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। अगला टाइप है हमारा, वो है एक्सट्रीनियस वेरिएबल। इसको हम लोग बाहरी चर भी बोलते हैं या फिर इसे अनवांटेड वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है एक्सट्रीनियस वेरिएबल, इसको समझ लेते हैं हम लोग। यह भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित करता है, परंतु प्रयोग को डिजाइन करते समय इस पर शोधकर्ता विचार नहीं किया होता है। देखिए, बोला कि जब हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं या फिर जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि डिजाइन करते समय रिसर्च को इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि एक ये भी वेरिएबल्स है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बाहरी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीनियस वेरिएबल। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लैब है, ठीक है, लैब के अंदर एक रिसर्च की जा रही है जिसमें टेम्परेचर का भी कुछ अपना रोल है। ठीक है,
हुआ क्या कि मान लेते हैं कि एक ये जो रिसर्च है उसको 25 डिग्री टेम्परेचर पे होना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही रिसर्चर ने अपना रिसर्च शुरू किया, बारिश का मौसम हो गया, ठीक है, और बरसात होने की वजह से जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस की जगह पे जब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिसर्च प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये जो बाहरी कारक था, क्योंकि रिसर्चर ने ये नहीं सोचा था कि उस दिन क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बारिश को हम लोग बोलेंगे, बारिश की वजह से जो टेम्परेचर कम हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित करता है। ये जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है वो थ्रेट हो जाता है वैलिडिटी ऑफ रिसर्च के लिए, हमारे रिसर्च के लिए क्या होता है, खतरा बन जाता है, क्योंकि ये हमारे रिसर्च पे उल्टा प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ होता है और जिससे रिसर्च क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या होता है, थ्रेट ऑफ वैलिडिटी होता है। जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है वो हमारे रिसर्च के कंक्लूजन के लिए क्या होता है, खतरा बन जाता है, ठीक है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंफाउंड्स और एक होते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि कंफाउंड किसे बोलते हैं, कि एक ऐसा एक्सट्रीनियस वेरिएबल जिसे फिक्स रहना चाहिए था लेकिन वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंफाउंड्स एक्सट्रीनियस वेरिएबल। और एक होता है आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रीनियस वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि इसे बदलना चाहिए था लेकिन यह नहीं बदलता है। अब देखिए इसको कैसे एग्जांपल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कंफाउंड्स का एग्जांपल समझ लिए थे। शोधकर्ता क्या सोचता है कि चलो ये जो यहाँ का जो लैब का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि रिसर्चर को रिसर्च करते करते देर हो गई, ठीक है, और सुबह में रिसर्च शुरू किया था और सुबह से कितना, सुबह से लेके शाम हो गई। इस दौरान क्या हुआ कि उसने तो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, दोपहर का समय आया, टेम्परेचर जो है वो 30 हो गया, और फिर शाम होते होते जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये क्या सोचा था रिसर्चर जो है, वो सोचा था कि 25 डिग्री सेल्सियस रहेगी, ये फिक्स रहेगी, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे बदल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंफाउंड एक्सट्रीनियस वेरिएबल। एक ऐसा एक्सट्रीनियस वेरिएबल जिसे फिक्स रहना चाहिए था लेकिन उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। एक होता है आर्टिफैक्ट्स, इसे बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। मान लेते हैं कि रिसर्चर अगले दिन फिर से रिसर्च करना शुरू किया और वो समझ गया था कि सुबह में जो तापमान है वो क्या रहेगी, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगी, दोपहर में 30 रहेगी और शाम में होते होते फिर से 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया उसने, कुछ काम किए, अपने रिसर्च को वैसे सेट कर दिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बादल आ गया आसमान में और पूरे दिन का टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, सेम रह गया, लगभग 23 डिग्री के आसपास रह गया, ठीक है। पूरे आसमान में बादल रहने की वजह से क्या हुआ, 23 डिग्री आसपास तापमान हो गया और पूरे दिन जो टेम्परेचर वो बदला ही नहीं। तो इस ऐसे को बोलते हैं, ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रीनियस वेरिएबल, जिसे बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। क्लियर हो गया। तो ये थे कंफाउंड्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब आता है अगला जो वेरिएबल वो होता है कंट्रोल वेरिएबल। क्या होता है कंट्रोल वेरिएबल, देखिए इफ द न्यूट्रल्स ऑफ द एक्सट्रीनियस वेरिएबल, इसका यूज ही हम लोग करते हैं एक्सट्रीनियस वेरिएबल को न्यूट्रल करने के लिए। जो हमारा एक्सट्रीनियस वेरिएबल है, हम लोग ने पहले ही देखा ये एक अनवांटेड वेरिएबल है और ये क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित ना करे, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जिस वेरिएबल्स का हम लोग यूज करते हैं एक अलग से, उसी को हम लोग बोलते हैं ये कंट्रोल वेरिएबल। और ये क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है एक्सट्रीनियस वेरिएबल को, ठीक है। जैसे पूरे दिन टेम्परेचर क्या हो रहा था, बदल रहा था, तो रिसर्चर ने अगले दिन दिमाग लगाया और उसने इसमें एक एयर कंडीशन मशीन लगा दिया और उसने सेट कर दिया उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बाहर का टेम्परेचर चाहे जो हो, चाहे बादल आए या धूप निकले, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने रूम का टेम्परेचर कितना सेट कर दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया है, ठीक है, एक इक्विपमेंट लगा के। तो ये जो कंट्रोल किया एक्सट्रीनियस वेरिएबल पे एक अलग से इक्विपमेंट लगा के, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। क्लियर हो गया, कंट्रोल वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देखिए बात करें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की, तो ये वही है जैसे हम लोग रिसर्च में पढ़े थे। एक ऐसा डाटा सेट, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल्स या फिर एक ऐसा डेटा सेट जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो। अगर उसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, उसमें क्वांटिटी की बात की जा रही है, ठीक है। और एक ऐसा वेरिएबल्स, ऐसा डेटा सेट जिसमें
कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं हो, ठीक है, जो नॉन मैनिपुलेटिव हो, जिसमें मतलब कि सब्जेक्टिव जिसमें आंसर हो, जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्लियर हो गए? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट और एक होते हैं कंटिन्यूअस। क्योंकि ये नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या में, ठीक है, होल नंबर्स में ये होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक होते हैं कंटिन्यूअस जिसमें एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, एक रेंज में वैल्यू, जैसे 1.2 9.3 5.6, ठीक है, 7.9, ऐसे जब दशमलव में पॉइंट्स में वैल्यू भी ऐड हो जाते हैं उसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। इन दोनों का यूज कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि क्लास में हम लोग गए हैं, इस क्लास में हमको क्या करना है कि हमें पता करना है कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, फिर एक अगले क्लास में गए और उसमें जाके पता कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो ये जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है ये कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती है, ये क्या होगी, हमेशा डिस्क्रीट होगी, क्योंकि लड़के या तो 5 हो सकते हैं, लड़के 10 हो सकते हैं, लड़के 5.10 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा वैल्यू हो गया, डिस्क्रीट वैल्यू हो गया। एक होता है कंटिन्यूअस, जैसे मान लेते हैं कि हमने गया और पूरे क्लास का वेट पता किया कि क्लास में 20 बच्चे हैं, उनका वेट कितना है, और उनका एक एवरेज वेट निकाला, तो जिसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं किसी का वेट 10 केजी था, किसी का वेट 11 केजी था, किसी का 10.5 केजी था, किसी 11.9 केजी था, किसी का 12.3 केजी था, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स वाले वैल्यू हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में दो प्रकार होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं डाइकोटोमस, एक होते हैं नॉमिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। समझते हैं इन तीनों को। देखिए बात करें डाइकोटोमस की, तो इसमें बोल रहा है कि ओनली 2 कैटेगरीज, ठीक है, जब हम लोग केवल और केवल 2 कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल, जैसे मेल या फीमेल, आगे या पीछे, दाएं बाएं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, केवल 2 ही कैटेगरी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटोमस। अगला है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या था कि मोर देन 2 कैटेगरीज दैट डू नॉट फॉलो पार्टिकुलर ऑर्डर। इसमें बात कर रहा है ना कि इसमें 2 से ज्यादा कैटेगरीज तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है कि कौन किसके बाद होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, और 4 ऑप्शंस दिए गए आपको, जैसे मान लिया गया दिल्ली दे दिया गया, मुंबई दे दिया गया, ठीक है, लखनऊ दे दिया गया और देहरादून दे दिया गया, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए गए। तो इसमें क्या है, 2 कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या कोई ऑर्डर है ऐसे कि नहीं एक नंबर पे तो दिल्ली होगा, अगर दिल्ली नहीं देते तो हम मुंबई को कर लेते हैं, मुंबई नहीं देते तो हम लखनऊ को कर लेते हैं, नहीं तो फिर देहरादून को कर लेते हैं। ऐसे आप ऑर्डरिंग नहीं कर सकते, इसमें कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा, इसका केवल और केवल एक ही आंसर होगा और वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ऑप्शंस वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा सेट होते हैं, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डेटा सेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल डेटा सेट। इसमें 2 से ज्यादा कैटेगरीज होते हैं, लेकिन वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, जैसे ऑप्शन ऑफ अ क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अगला जो आता है टाइप वो है ऑर्डिनल। नाम नहीं क्या है, ऑर्डिनल है। इसमें मोर देन 2 कैटेगरीज दैट फॉलो अ पार्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, 2 से ज्यादा कैटेगरीज होते हैं और वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर किसी चीज को आपको खिलाया गया या फिर कोई प्रोडक्ट आप यूज किए तो आप बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट से आप अनसेटिस्फाई है, न्यूट्रल है या फिर सेटिस्फाई है, ठीक है। और इसमें एक रैंकिंग है, अगर आप अनसेटिस्फाई है मतलब कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार है, न्यूट्रल है मतलब प्रोडक्ट ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है, और सेटिस्फाई है मतलब कि प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है। तो ये इससे आपको एक रैंकिंग पता चलती है, ठीक है। जैसे क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कोई बच्चा फर्स्ट किया, कोई बच्चा सेकंड किया, कोई बच्चा थर्ड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पार्टिकुलर ऑर्डर मिल गया आपको कि सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो फर्स्ट करने वाला बच्चा है, फिर सेकंड और फिर थर्ड करने वाला बच्चा है, ठीक है। तो जहां पे हम लोग ऑर्डर पता कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनर बोलते हैं। तो ये थे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के टाइप्स। 3 प्रकार के क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। डाइकोटोमस, यहाँ पे केवल 2 कैटेगरी होते हैं। नॉमिनल, यहाँ पे 2 से अधिक कैटेगरी तो होते हैं लेकिन पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है। और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जहां पे 2 से ज्यादा कैटेगरीज भी होते हैं और एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो भी किया जाता है, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है इसी में, टाइप्स ऑफ स्केल्स।
इन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्केल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, अभी लगभग हर सेट में क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा स्केल होता है। पहला होता है नॉमिनल स्केल, दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा होता है इंटरवल स्केल और चौथा होता है रेशियो स्केल। ठीक है, देखते हैं एक एक करके चारों को। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। जैसे हम लोग नॉमिनल वहां देखे थे वेरिएबल्स में, वैसे ही सेम है नॉमिनल स्केल। यहाँ पे दीज आर आर्बिट्री, ये रैंडम होता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज विदाउट रैंकिंग। यहाँ क्या होता है नॉमिनल में, नॉमिनल में होता है कि यहाँ पे रैंकिंग नहीं होते, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर्बिट्री होते हैं, रैंडमली होते हैं। जैसे ऑप्शन ऑफ अ क्वेश्चन की बात किए थे हम लोग कि भाई एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उसमें से एक ही आंसर होगा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल। यहाँ पे कोई एक नाम ही आंसर हो सकता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप ट्रिक को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल कैसे याद रखेंगे, बोला कि रिपोर्ट द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डेटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ डिग्री ऑफ अ वेरिएशन बिटवीन देम। बोला कि इसमें क्या होता है, रिपोर्ट्स द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। यहाँ पे ऑर्डरिंग की जाती है रिपोर्ट की, यहाँ पे क्या की जाती है, रैंकिंग की जाती है। विदाउट एस्टेब्लिश द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच में कोई वेरिएशन फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डरिंग में कि कोई बच्चा फर्स्ट किया है, कोई बच्चा सेकंड किया है, कोई बच्चा थर्ड किया है किसी क्लास में। मान लेते हैं कि फर्स्ट करने वाले बच्चे को 83 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, सेकंड करने वाले बच्चे को 81 मिले हैं और थर्ड करने वाले बच्चे को 75 मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि इनके फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच के जो गैप है, जो वेरिएशन है, वो फिक्स है। ऐसा नहीं होता है। यहां पे देखिए मात्र 2 नंबर का गैप था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर का गैप था। क्लियर हो गया, तो ये होता है ऑर्डरिंग स्केल। क्लियर हो गया, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक रैंकिंग दे सकते हैं, यहां पे रैंकिंग या ऑर्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच के गैप, उनके बीच के वेरिएशन को हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा आता है इंटरवल स्केल। अब यहां पर हम लोग इंटरवल पता कर सकते हैं, बीच के गैप को पता कर सकते हैं। देखिए बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल विदाउट अ ट्रू जीरो पॉइंट। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो दो वेरिएबल्स के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, वो डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। अब देखिए ट्रू जीरो पॉइंट क्या है, जैसे टेम्परेचर हम बात करें कि 5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस, एक जगह बात करें कि 8 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पे भी 1 डिग्री सेल्सियस का गैप है और यहां पे भी 1 डिग्री सेल्सियस का गैप है, और इस गैप को हम लोग जानते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे इंटरवल पता है, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच का गैप पता है मुझे कि इसका गैप 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर लिखा गया है और एक जगह 7 किलोमीटर लिखा गया है, तो हम गैप बता सकते हैं कि 2 किलोमीटर का ही गैप हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे इंटरवल पता है आपको, लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल में आप टेम्परेचर को समझ सकते हैं। टेम्परेचर कभी जीरो नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है तो वो एक टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, मतलब वहां पे भी एक टेम्परेचर है। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल स्केल। उसके बाद होता है रेशियो स्केल, सबसे ज्यादा डिटेल इसी में फाइंड होता है। बल्कि इट इज द टॉप लेवल ऑफ मेजरमेंट, द फैक्टर विच क्लियरली डिफाइंड एज अ रेशनल स्केल इज दैट इट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। और इसमें क्या होता है, ट्रू जीरो पॉइंट्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ट्रू जीरो पॉइंट्स भी होते हैं। क्लियर हो गया, जैसे कि एक डिस्टेंस 0 हो सकती है। क्लियर हो गया, और डिस्टेंस में हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच के गैप को भी डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था रेशियो स्केल। आइए इनको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, यहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए बात कर रहे थे नॉमिनल स्केल की। नॉमिनल में केवल हमें क्या पता चलेगी, नाम पता चलेगी। ठीक है, ना तो यहाँ पे हम लोग रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं, ना तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस पता कर सकते हैं, और ना ही ट्रू जीरो पॉइंट्स होती है, कुछ भी नहीं होता है। केवल और केवल उसका एक आंसर होता है, जैसे ऑप्शन ऑफ अ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखें ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल और केवल रैंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो इक्वल डिस्टेंस पता कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पता होगा और रैंकिंग पता होगा। अगर डिस्टेंस पता है तो रैंकिंग भी पता है।
ठीक है, तो रैंकिंग मिल जाता है हमें और डिस्टेंस भी पता चल जाता है, इंटरवल पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट्स नहीं होता है। उसके बाद आता है रेशियो स्केल, और यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रैंकिंग भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रू जीरो पॉइंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा स्केल।